ये बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु की, बायोमॉलिक्यूल की। ये चैप्टर जानकारी से भरा हुआ है, साथ ही साथ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन 1 नंबर के 2 नंबर के पूछे गए हैं। बात करें सबसे पहले कि जैव अणु क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि हर एक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है और वो कोशिकाएं भी किसी न किसी पदार्थ से बनी होंगी। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या उनके अंदर होने वाली बहुत सारी उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ऐसे बहुत से कार्बनिक पदार्थ हैं जो कोशिकाओं को बनाते हैं, उनके अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोशिकाओं का बहुत सारा हिस्सा इन पदार्थों से बना होता है, तो उन्हें कहते हैं जैव अणु। माने जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं जिंदा चीज़ होती हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, और वो जिनसे बनती है उन पदार्थों को, उन कार्बनिक पदार्थों को हम कहते हैं जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। ये बहुत तरह के होते होंगे, लेकिन हम लोगों के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को जैव अणु में यही पढ़ना है। एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, एक प्रोटीन, एक वसा जिसको लिपिड भी बोलते हैं, और एक पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले कार्बन के हाइड्रेट समझा जाता था, लेकिन आज के समय में कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग हमेशा जल के अनुपात में होता है, और इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। या फिर ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो पानी में घोलने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे बहुलक अणु होते हैं जो पानी में घोलने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सामान्यतः बने होते हैं। ठीक है, बात करें तो जो मैं यहाँ कह रहा हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको लेकर के मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, और फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है, और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये होता है। अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। तो इसीलिए अगर कोई कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, जैसे इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। अब अगर फ्रक्टोज को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी हैं यानी पॉलीहाइड्रोक्सी, और एक कीटोनी समूह है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे बहुलक होते हैं जिनको पानी में डालेंगे तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देंगे जल अपघटन होने पर उनका। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत सिंपल बात है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या फिर ऐसे पॉलीमर होंगे, बहुलक होंगे, जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। ये बात थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा, लेकिन इसके पहले इनका वर्गीकरण देख लेते हैं कि ये जो होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इसका वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। तो पहला आधार यहाँ पे अगर मान लें जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालते हैं यानी उसका जल अपघटन करवाते हैं, तो अगर वो, ठीक है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देता है, मतलब वो खुद एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, वो अपने से छोटे और किसी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता नहीं है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स में
हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये सब आते हैं। तो ये हो गया मोनोसैकेराइड। उसके बाद जल अपघटन के आधार पे ही हम इनको एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं अलिगोसैकेराइड। मान लिया कि किसी कार्बोहाइड्रेट को आपने जल अपघटन करवाया तो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में टूट गया। जल अपघटन करवाने से किसी कार्बोहाइड्रेट का वो 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में टूट गया, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं अलिगोसैकेराइड। अलिगोसैकेराइड भी कैटेगरी के हिसाब से बदल जाते हैं, जैसे 2 में टूटेगा तो डाइसैकेराइड बोलेंगे, 3 में टूटेगा तो ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, 4 में टूटेगा तो टेट्रासैकेराइड बोलेंगे। तो यहाँ पे ये अलिगोसैकेराइड होते हैं जो पानी में डालने पर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में टूट जाते हैं। अलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज और लैक्टोज। उसके बाद बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो ये बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, बहुत बड़े मतलब अणुओं के एक समझ लीजिए जाल होते हैं, और जब इनको हम पानी में डालते हैं तो बहुत सारे 500, 200, 50, 100 ऐसे मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, तो इसीलिए इनको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड, अलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स इस बेस पे हैं कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाला तो वो कितना मोनोसैकेराइड दिया, नहीं दिया, दिया या फिर बहुत ज़्यादा दिया, इसके बेस पे। उसके बाद बात करते हैं स्वाद के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, टेस्ट के बेस पर। तो टेस्ट के आधार पर, स्वाद के आधार पर इनका वर्गीकरण 2 पार्ट में किया जाता है। एक को बोलते हैं शर्करा और एक को बोलते हैं अशर्करा, शुगर और नॉन शुगर। शर्करा वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने पे मीठा लगता है, और अशर्करा वो होगा जो टेस्ट करने पे मीठा नहीं होगा। तो यानी जो स्वाद में मीठे होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट को शर्करा बोलते हैं, और जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं उनको अशर्करा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है, ठीक है, शर्करा के एग्जाम्पल में। और अशर्करा में जो मीठा नहीं लगता है वो स्टार्च और सेलुलोज है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं अभी इतने डाटा पे ही आपको कई तरह का क्वेश्चन बताऊंगा, और अभी आगे इसमें और भी बातें पढ़नी हैं। बाकी बात करें तो इनका वर्गीकरण एक और आधार पे भी किया गया है, अपचयन के आधार पर। जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर वो फेहलिंग विलयन, एक फेहलिंग विलयन होता है और एक टालन अभिकर्मक होता है, इनको ये अपचयित कर दिया। अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट फेहलिंग विलयन और टालन अभिकर्मक को अपचयित कर दिया, या फिर उल्टी बात बोलें कि अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट को फेहलिंग विलयन या टालन अभिकर्मक ऑक्सीकृत कर देते हैं, माने कार्बोहाइड्रेट या तो ऑक्सीकृत हो जाए तभी ना दूसरे को अपचयित करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट अपने ऑक्सीकृत हो जाता है या फिर फेहलिंग विलयन या टालन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो दूसरे को फेहलिंग विलयन या टालन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। तो इसमें सुक्रोज आता है, और अपचायक शर्करा में सुक्रोज को छोड़ के सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जो हैं आते हैं इसमें अपचायक शर्करा में। अब इतनी डाटा से क्वेश्चन कैसा कैसा बना है, तो मैंने कई बार देखा है। पहली बात ये जो जल अपघटन के आधार पे भी बनाया गया है कि जो है गन्ने की शर्करा का क्या नाम है, तो गन्ने की शर्करा का नाम होता है सुक्रोज। एक और क्वेश्चन पूछा गया दूध की शर्करा का क्या नाम है, तो लैक्टोज होता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है जिसका टेस्ट जो है सबसे ज्यादा मीठा लगता है, तो वो होता है फ्रक्टोज। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जो है अशर्करा कौन होती है, तो स्टार्च और सेलुलोज। इन्हीं बातों को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अनअपचायक शर्करा कौन होती है, तो अनअपचायक शर्करा कौन होती है, सुक्रोज, मतलब जिसका जो फेहलिंग विलयन या टालन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करती है और उसका खुद ऑक्सीकरण नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनअपचायक शर्करा। तो सुक्रोज हमारा इसमें आता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लूकोज के बारे में और बातें, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब भी आता है ग्लूकोज के बारे में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को ग्लूकोज के बारे में।
और ये सब इसकी बातें थी। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल की बात भी करेंगे। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के बारे में। ये भी जानकारी वाली बात है क्योंकि इसको लेकर के भी छोटे मोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और जानने भी चाहिए। तो ग्लूकोज के बारे में जैसा आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि ग्लूकोज एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है, ठीक है ना। इसका फार्मूला C6H12O6 होता है और इसको एल्डोहेक्सोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट में, अगर वो एल्डिहाइड वाले होते हैं तो उनको एल्डोज बोला जाता है और अगर वो कीटोन वाले होते हैं तो उनको कीटोज बोला जाता है। तो ग्लूकोज हमारा एक तरह से एल्डोहेक्सोज है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज बोलते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको एल्डो बोलते हैं। तो इसको एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। एक और बात है, ग्लूकोज का जो जली विलयन है वो प्रकाश के लिए दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। ये पोलराइजेशन वाले चैप्टर में आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब लाइट पास होती है तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल इधर या इधर घूम जाता है कुछ डिग्री पर, तो ऐसा ही ये करता है ग्लूकोज, और ये दक्षिणावर्ती घुमाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। और प्रकृति में जो ग्लूकोज पाया जाता है उसको अल्फा डी ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैं दिखा दूं, इसको ग्लूकोज तो बोलते ही हैं, इसको एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। ये इसका स्ट्रक्चर है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसमें, तो इसीलिए इसको एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अल्फा डी ग्लूकोज भी बोलते हैं। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं और ग्लूकोज तो इसको बोलते ही हैं। इसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसका गलनांक ये एक क्रिस्टली ठोस होता है जो कि पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और ईथर में नहीं घुलता है, और इसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन होता है, और यही इसकी बात है। और आगे बात करें तो इसको बनाते कैसे हैं, तो गन्ने की चीनी से भी बना सकते हैं और स्टार्च से भी बना सकते हैं, मतलब सुक्रोज या स्टार्च दोनों के जल अपघटन से इसको बना सकते हैं। तो मैंने बनाने की विधि भी यहाँ लिख रखी है। गन्ने की चीनी यानी सुक्रोज से जब उसका जल अपघटन करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल ले करके, उसमें पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके उसमें गन्ने की चीनी डाल के जब उबालते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से गन्ने की चीनी से आप बना सकते हैं। दूसरा बना सकते हैं आप स्टार्च से। स्टार्च का ये फार्मूला होता है, स्टार्च के जितने मॉलिक्यूल लेंगे उतने मॉलिक्यूल जल के लेने होंगे, तो उतने ही मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज के मिल जाएंगे जल अपघटन करने से। इसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के इसको गर्म किया जाता है, तो जब गर्म करते हैं तो हमको आप यहाँ पे ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये बातें थी ग्लूकोज को बनाने की विधि की, और ये इसके बारे में कुछ डाटा था जो कभी कभी आ जाता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको ग्लूकोज की कुछ खास अभिक्रियाओं के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये बातें आ जाती हैं ग्लूकोज को लेकर के। और ये जो फेहलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक है वो वाली अभिक्रियाएँ, क्योंकि उनके जरिए ग्लूकोज का परीक्षण किया जाता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। और ये बाकी बातें जो थी, आप मन करेगा तो वीडियो रोक के इसका जो है डाटा याद कर लीजिएगा, जो भी है। बाकी कोई खास तो है नहीं, आप लोगों को पहले से ही शायद मालूम भी होगा। तो अभी मैं मिटा के इसको जो है मैं इसकी कुछ खास रिएक्शंस को लिखता हूँ। तो चलिए अभी हम ग्लूकोज की कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ सकती हैं, और वह होती तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट जो है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी आ सकती हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट ही लिखा है लेकिन यहाँ मुझे ग्लूकोज लिख देना चाहिए था। तो ये ग्लूकोज की कुछ अभिक्रियाएं हैं, और जगह की कमी के नाते मैंने इधर उधर इनको ऐसे डिवाइड करके लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं अभी बता भी दूंगा सब बातें। पहली बात, अगर ग्लूकोज या चाय से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है ग्लूकोज को, तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। नॉर्मल हेक्सेन मतलब जैसे, मतलब इसमें एक सेकंड में इसको ऐसे लिख देता हूँ, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और सब जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। तो जब भी ग्लूकोज या चाय के साथ गर्म किया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक प्रबल अपचायक है, ठीक ना, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन बनती है। इससे ये साबित होता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। होते हैं ना, स्ट्रक्चर में जगह नहीं थी, नहीं तो स्ट्रक्चर भी बनाया होता। तो ग्लूकोज के अंदर जो है 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ये इस रिएक्शन से साबित होता है, क्योंकि ग्लूकोज जब HI के साथ रिएक्शन गर्म किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। ये बात हो गई। एक दूसरी रिएक्शन मैंने लिख रखी है कि जब भी आप ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो है योगात्मक अभिक्रिया होगी। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O और H है, ये O के साथ इसका H चला जाएगा और इसकी जो एक वैलेंसी खाली होगी उसके साथ CN चला जाएगा। तो देखिए यहाँ जो CH था उसके साथ O था, तो वो O डबल बॉन्ड की जगह अब OH हो गया, इसका H चला गया और CN यहाँ पे जुड़ गया और एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। और ऐसी अभिक्रियाएं सिर्फ वही लोग दिखा सकते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप वही होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप मतलब या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन वाला ग्रुप। तो अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है और इससे ये साबित होता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। होता ना ग्लूकोज के अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप या तो ग्लूकोज के अंदर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोनी ग्रुप भी होता है। तो इस रिएक्शन से ये साबित होता है कि जब भी ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो साइनोहाइड्रीन बनाता है और ये रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों की एक खास रिएक्शन है। जो भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, वही लोग इस रिएक्शन को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब कि ग्लूकोज के अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप है और हम जानते हैं ऑलरेडी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड OH ऊपर जो लगा रहता है ये कार्बोनिल ग्रुप ही होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। तीसरी रिएक्शन की बात करें तो अगर जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चला कि मतलब ये एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है? क्योंकि अभी मैंने दिखाया था कि एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में होता है कीटोनी ग्रुप, ठीक ना। यानी एल्डिहाइड एल्डोज है ग्लूकोज हमारा और फ्रक्टोज जो है वो कीटोज है। तो इस रिएक्शन से तो मालूम हो गया कि ग्लूकोज के अंदर जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O के साथ H है कि नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा? ये कैसे मालूम चलेगा कि ये जो है हमारा C डबल O बॉन्ड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो इससे मालूम चला है वो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोनी ग्रुप है? क्योंकि आप जानते हैं ये C डबल बॉन्ड O बीच वाले कार्बन से होता है तो कीटोन होता है और किनारे वाले कार्बन से होता है तो एल्डिहाइड होता है। तो ये जो ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है इस रिएक्शन से मालूम चल गया। लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि ग्लूकोज के अंदर जो है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है, कीटोन नहीं है? तो उसके लिए एक और रिएक्शन है। ग्लूकोज बहुत नॉर्मली ऑक्सीकारक से, जैसे ब्रोमीन जल होता है, ब्रोमीन जल उसी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो इसलिए हमको पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है, कीटोनी ग्रुप नहीं है। ये जो होता है तभी ऐसा पॉसिबल होता है। जैसे मैं बता दूं, देखिए अगर मैं इसको सही से लिखूंगा ना CHO को, तो मैं ऐसे लिख दूंगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और ये जो डबल बॉन्ड O वाला है ये ऑक्सीडाइज तभी होगा किसी चीज़ से, मतलब ये ऑक्सीडाइज तभी होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। C डबल बॉन्ड O के पास यहाँ बगल में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हाईली ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब बहुत तेज़ी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ग्लूकोज ब्रोमीन जल के साथ आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। इससे साबित होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है, कीटोनी ग्रुप नहीं है। तो यानी कि वो किनारे वाला है। तो ये भी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको लिख लिया था। CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O बीच वाले कार्बन में नहीं है जैसा फ्रक्टोज में होता था, ठीक ना। बात समझ में आ रही होगी। ग्लूकोज बहुत नॉर्मल ऑक्सीकारक, जैसे ब्रोमीन से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इससे ये साबित होता है कि ग्लूकोज के अंदर जो है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनी ग्रुप नहीं है। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है तभी कार्बन पे हाइड्रोजन होता है जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, और इसी वजह से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इसकी दो और रिएक्शन है जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख रखा है। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन,
ठीक है ना, फेलिंग विलयन जिसको बोलते हैं। तो वो जो है, जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग विलयन से करवाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से, रिएक्शन में इसको ऐसे लिखा है लेकिन कहीं कहीं Cu2O भी इसको लिख देते हैं। तो अगर ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन से करवाते हैं तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसको रिड्यूस कर देगा, मतलब ये अपचायक शर्करा में आता है, ये अपचयित कर देता है। पहले ही पढ़ा चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट को अपचायक और अनअपचायक शर्करा में भी डिवाइड कर देते हैं। तो ग्लूकोज हमारा एक अपचायक शर्करा है, क्योंकि ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, क्योंकि ये टालन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। तो ये दोनों रिएक्शन ग्लूकोज की उपस्थिति को चेक करने के लिए, एल्डिहाइड की उपस्थिति को चेक करने के लिए जानी जाती हैं। जब भी ग्लूकोज रिएक्शन करता है फेलिंग सॉल्यूशन से तो जानते हैं क्या बनाता है, फेलिंग सॉल्यूशन से जब रिएक्शन करता है तो उसको रेड और लाल अवक्षेप बनाता है। ग्लूकोज रिएक्शन करेगा फेलिंग सॉल्यूशन से तो लाल अवक्षेप बनाएगा। फेलिंग विलयन दो विलयनों का मिश्रण होता है, जिसको यहाँ पे मैंने ऐसे लिख रखा है। तो फेलिंग विलयन से जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो लाल अवक्षेप बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये लाल अवक्षेप होता है, ठीक है। और यहाँ बनता है सोडियम ग्लूकोनेट, सोडियम ग्लूकोनेट बनता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल, इसका नाम सोडियम ग्लूकोनेट है, इससे आपको लेना देना नहीं है, बस रिएक्शन को याद रखिए कि जो ग्लूकोज है अगर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, ये फेलिंग सॉल्यूशन को मैंने लिख रखा है, तो अगर फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा तो जो है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। और वहीं अगर ग्लूकोज रिएक्शन करता है टॉलन अभिकर्मक से, ये रिएक्शन जगह नहीं थी तो ये इधर का रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ लिख रखा है। और अगर ग्लूकोज रिएक्शन करता है टालन अभिकर्मक से, ठीक है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम है विलयन होता है, तो अगर इसको ऐसे लिख दिया है, कहीं कहीं इसको Ag2O भी लिख देते हैं। तो अगर ग्लूकोज रिएक्शन करता है टालन रिएजेंट से तो ये अमोनियम ग्लूकोनेट बनाता है। फेलिंग विलयन से करेगा तो सोडियम ग्लूकोनेट बनाएगा, लेकिन अगर ग्लूकोज टालन रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम ग्लूकोनेट बनाएगा। और ये सब भी कंपाउंड बनते हैं जल और अमोनिया, लेकिन परखनली की दीवार पे ये सिल्वर ऐसे किनारे किनारे चिपक जाता है और उसको बोलते हैं रजत दर्पण का बनना, सिल्वर मिरर का बनना। तो जब ग्लूकोज टालन रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो ये सब बनता है जिनमें रजत दर्पण बनाता है, और जब ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। ये ग्लूकोज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। अगर कुछ भी देखना होगा तो वीडियो आगे पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये सारा पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि इसमें से ज़रूर एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना। और भी बातें थी लेकिन मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता और बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो मैं एक रिवीजन के तौर पे इसको बनाया हूँ। अगर आप बुक से जैसे पढ़ते हैं, जैसे किसी और चीज़ से पढ़ते हैं, वैसे ये वीडियो ही कभी कभार देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा, तो आप बहुत सारी बातों को रिवाइज कर लेंगे। और ये सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने शामिल किया है इसमें, ठीक ना। और ये हमारा था जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट में हमारा ग्लूकोज के बारे में बातें करें तो अभी और भी बातें हैं। ग्लूकोज की जो ये श्रृंखला विपरीत संरचना है, इसके अलावा एक चक्रीय संरचना भी होती है, क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ परीक्षण में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। 2,4 DNP परीक्षण एक होता है, वो भी ये ग्लूकोज नहीं देता, तो इसके लिए एक दूसरी संरचना भी दी गई है जिसको चक्रीय संरचना कहते हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब मैं जंप कर जाता हूँ सीधे प्रोटीन के बारे में आपको बताता हूँ, फिर वसा और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ी बहुत बात बताऊंगा। ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा ऐसे ही, और रिविजन के तौर पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आपकी हिम्मत है, तो कोई बात नहीं, मेहनत से पढ़िए। किताब में और भी बातें लिखी गई हैं और भी बहुत सारी रिएक्शन लिखी गई हैं। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी मैंने उन्हीं को बस इसमें शामिल किया है कि जब ये ग्लूकोज रिएक्शन करेगा इससे तो ये बनाएगा, जिससे पता चलेगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है तो योगात्मक अभिक्रिया देकर साइनोहाइड्रीन बनाता है, जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर जो है एक कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की ये लाक्षणिक अभिक्रिया है। और जब ग्लूकोज नॉर्मल ब्रोमीन जल से भी रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है। और इस तरह से ये फेलिंग सॉल्यूशन और टालन अभिकर्मक की अभिक्रियाएं हैं। फेलिंग विलयन से रिएक्शन करता है तो लाल अवक्षेप बनाता है, और टालन विलयन से अभिकर्मक करता है तो सिल्वर मिरर बनाता है। ग्लूकोज के बारे में ये सब कुछ बहुत अच्छी बातें थी, आप लोग इसको मेहनत से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटीन के बारे में बताते हैं आप लोगों को।